हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फैशडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज का ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास आप सभी को ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम के लिए करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें। और जो भी साथी यहाँ पर आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और जिन बच्चों ने ट्रिपल सी मई एग्जाम बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी ट्रिपल सी मई एग्जाम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्लास 7 PM पर मिलती है। तो ट्रिपल सी मई एग्जाम बैच ज्वाइन करने के लिए आप सभी को ट्रिपल सी बाई फैशडी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। निम्न में किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके। किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी जल्दी से जवाब करेंगे इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे लाइव हैं आप सभी को आंसर बताने हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कर देता है। कौन कर देता है? कंपाइलर कर देता है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड में। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर होल स्टेटमेंट को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट कोड का निर्माण करता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर एक स्टेटमेंट को एक बार में ही रीड करके एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड का निर्माण नहीं करता है। ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है, जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, तो जो ट्रांसलेट होने के बाद में कोड आता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ठीक है, और सोर्स कोड क्या होगा? जो हाई लेवल में कोड होता है वो आपका सोर्स कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्न में से कौन सा सिंबल प्रयुक्त होता है। यहां पर बताना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है। कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? तो यहां पर हेक्साडेसिमल की बात की गई है। 0 से 9 और A से F तक के अंक होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 0 से 9 और A से F तक के लेटर होते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 16 होते हैं। इसका बेस कितना होता है? 16 होता है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है। डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? देखो, डिजिटल भुगतान प्रणाली की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें नेट बैंकिंग भी शामिल है, मोबाइल वॉलेट भी शामिल है। चेक पेमेंट की अगर बात करें तो चेक पेमेंट आपका शामिल नहीं है, क्योंकि बात हो रही है डिजिटल भुगतान की। तो यहां पर आंसर हो जाएगा चेक पेमेंट, ये शामिल नहीं है डिजिटल भुगतान प्रणाली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मैन मेमोरी 2 प्रकार की है। मैन मेमोरी जो आपके कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है 2 प्रकार की है, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी, एक रैंडम सिक्वेंशियल या फिर रोम और रैम या फिर उपरोक्त सभी। तो मैन मेमोरी की अगर बात करते हैं तो आपका एक तो आपका रैम हो जाएगा, रोम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, रैम और रोम ये दोनों कैसी हैं? दोनों आपकी मैन मेमोरी हैं। ठीक है, दोनों आपकी मैन मेमोरी हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है, ओडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीएफ का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ओडीएफ का पूरा नाम। प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? तो आंसर हो जाएगा इसे पैकिंग बोलते हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पैकिंग बोलते हैं। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआरटी का फुल फॉर्म आपको बताना है, पूरा नाम आपको बताना है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ? सीआरटी का मतलब यहां पर हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा सीआरटी का फुल फॉर्म।
यहाँ पर पूछा गया है 1 MB बराबर है, 1 MB किसके बराबर है, 1 MB किसके बराबर है, 1 MB किसके बराबर है। MB का मतलब मेगाबाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा KB में 1024 KB, ठीक है, 1024 KB के बराबर है 1 MB। अगला सवाल है विट का फुल फॉर्म क्या होता है, VIT, विट का फुल फॉर्म आपको बताना है। विट का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को देख पाएं, इस क्लास को पढ़ पाएं। तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, याद रखना है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बाइनरी डिजिट होता है बिट का फुल फॉर्म। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक किसका एग्जाम्पल है, किसका प्रकार है, ये है क्या, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या कंपाइलर है, IP एड्रेस है, या कोई ब्राउजर है। तो याद रखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एक वेब ब्राउजर है जिसकी मदद से हम किसी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगला है इंटरनेट है ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, ISP नेटवर्क, किस प्रकार का है आपका इंटरनेट। देखो इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क, तो यहाँ पर ये आपका एक पब्लिक नेटवर्क है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। दूसरा इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, तो ये बैन का एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में। तो बैन का मतलब होगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है निम्न में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। यहाँ पर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई आपको बतानी है जिसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो सके, GB हो जाएगा, KB हो जाएगा, MB हो जाएगा, या TB हो जाएगा। स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है आपको ये बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा TB, जिसे टेराबाइट कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है IoT क्या है, IoT का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो IoT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। देखो थोड़ा सा IoT के बारे में समझते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT डिस्क्राइब्स फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है, यानी कि IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सच ऑब्जेक्ट विद सेंसर्स, प्रोसेसिंग एबिलिटी, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज दैट कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा with other devices and system over the internet और other communication network। देखिए ऐसे कुछ डिवाइसेज जिनके अंदर सेंसर है, प्रोसेसिंग एबिलिटी है, सॉफ्टवेयर है और अदर टेक्नोलॉजी हैं जो कि कनेक्ट होती हैं किसी दूसरी डिवाइस से डेटा एक्सचेंज करने के लिए, है ना, अपना डेटा एक्सचेंज कर पाएं, एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएं। तो ऐसी डिवाइसेज को IoT का नाम दिया गया है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम दिया गया है। दूसरा, इसमें ये आवश्यक नहीं है कि वो डिवाइस इंटरनेट से ही कनेक्ट हो, ठीक है, वो डिवाइस किसी और लोकल नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकती है, किसी और लोकल नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकती है और आपस में डेटा को शेयर कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इंटरनेट का मतलब क्या होता है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फाउंडर कौन है, तो केविन आस्टन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फाउंडर हैं। 1980 के दशक में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की शुरुआत हुई और फर्स्ट IoT की अगर बात करते हैं, फर्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका कोको कोला वेंडिंग मशीन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कोको कोला वेंडिंग मशीन हो जाएगा, सबसे पहले ये IoT डिवाइस बनाई गई थी। अब देखो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन किस प्रकार का दिया गया है। कई बार क्या होता है जब इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सबसे पहला IoT डिवाइस कौन सा बनाया गया या सबसे पहला IoT डिवाइस कौन सा है, तो वहां पर अगर ATM दिया गया हो, कोको कोला वेंडिंग मशीन ना दिया गया हो, ATM दिया गया हो, तो ATM को ही आपको सही कर देना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन को ही आपको सही कर देना है। अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है कोको कोला वेंडिंग मशीन, तब आपको इसको सही करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि भाई इसी में से हमें एक आंसर देना पड़ेगा, तो जो ऑप्शन में हमें दिया जाएगा उसी के आधार पर अपना आंसर हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया है तो आपको ATM पर फिर जाना है, ठीक है, चलिएगा।
यहाँ पर आपको बताना है इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए प्रेस करें। अगर स्लाइड शो के दौरान आप अंतिम स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो कौन सा की आपको दबाना होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपको एंड बटन प्रेस कर देना होता है। और अगर आप टॉप पर जाना चाहते हैं तो आपको होम बटन प्रेस कर देना होगा। एंड बटन से सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे आ जाएंगे, होम बटन से सबसे टॉप सबसे ऊपर आप स्लाइड में चले जाएंगे। अगला सवाल है, चुने हुए सेल को मर्ज करने के लिए कैल्क एवं एक्सेल में बटन पर क्लिक करें। चुने हुए सेल को मर्ज करने के लिए कैल्क एवं एक्सेल में किस बटन पर आपको क्लिक करना होता है? भाई कुछ सेल हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया है और अब हम उनको मर्ज करना चाहते हैं। तो सेंटर, स्प्लिट, स्प्लिट एंड मर्ज, मर्ज एंड सेंटर, अब आपको कहां पर क्लिक करना पड़ेगा? तो आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना पड़ेगा। इससे वो सभी सेल हमारी मर्ज हो जाएंगी और जो आप लिखेंगे वो सेंटर से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये सेल आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर इतना एरिया आप देख पा रहे होंगे, इसको मर्ज कर दिया गया है। इतना एरिया मर्ज कर दिया गया है, सारी सेल को आपस में मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर। कैल्क में इस फॉर्मूले इक्वल, यहाँ पर देखो 22 दिया है, +2 दिया है, मल्टीप्लाई बाई 7 के प्रयोग का क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा? तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या आंसर देगा आपको, क्या जवाब देगा आपको? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वैसे भी बता सकते हैं। अगर मान लिया ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो इसे आप हल कर सकते हैं। भाई कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर 22 दिया है, +2 दिया है, ब्रैकेट में बंद कर दो और यहाँ पर फिर 7 से आपको गुणा करानी है। तो अब क्या करोगे यहाँ पर? तो याद रखना है, मिस्टेक मत करना। पहले 7 से 2 की गुणा करोगे। ठीक है, पहले आप 7 से 22 में गुणा कर लो तो कितना आएगा? 7 दूना 14 होते हैं, 7 दूना 14 और 1 15, 154 आ जाएगा। प्लस फिर 7 से 2 में गुणा करना पड़ेगा तो 14 आएगा। अब इसका योग करोगे तो 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही है। अब ऐसा मत कर देना कि 22 और 2 जोड़ लो पहले, तो कितना हो गया? 22 2 24 हो गया, फिर 7 से गुणा करा दो, तो ये भैया गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहां पर क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई 22 में होगा, प्लस 7 से मल्टीप्लाई 2 में होगा। जो बच्चे गणित पढ़ते हैं, जिनको पता है, नॉलेज है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, उनको पता होगा ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 168 आ जाएगा। अब यही चीज अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में विद प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर आपने इक्वल लिखा, 22 +2 ब्रैकेट में किया, मल्टीप्लाई का सिंबल और 7 आपने लिखा। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 168 आएगा, 168 इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर पहले 7 की मल्टीप्लाई 22 में, फिर 7 की 2 में और उनका योग आपको कर देना है। तो यहाँ पर 168 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करेगा? कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करेगा? केस का मतलब अपर केस, लोअर केस, इस प्रकार से। ठीक है, तो कौन सा इसमें ऐसा है जो किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित या चेंज नहीं करेगा? तो आंसर हो जाएगा लेन। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा लेन। देखो अपर की बात करते हैं तो ये भी चेंज कर देगा, लोअर केस से अपर में कर देगा, प्रॉपर में कर देगा, ये लोअर में कर देगा, अपर होगा। तो ये तो सब क्या करते हैं, किसी कैरेक्टर के केस को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, लोअर से अपर कर देते हैं, अपर से लोअर कर देते हैं या प्रॉपर कर देते हैं। बट लेन आपका चेंज नहीं करेगा, केस को चेंज नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर पहला करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? 4 ऑप्शन में एक ऐसा है जो कि हार्डवेयर नहीं है, बाकी सभी हार्डवेयर हैं। तो कौन सा ऐसा है जो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? आपको जल्दी से जवाब करना है, कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा बताओ। कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ना कि हार्डवेयर। बाकी बात करो स्कैनर की, प्रिंटर की, माउस की, तो ये सब हार्डवेयर है। ठीक है, बट इंटरप्रेटर आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस से बाहर आना है, पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना है, तो हमें कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की इस्तेमाल करना पड़ेगा?
लिब्रे ऑफिस अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ में क्यू आप प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू से आप लिब्रे ऑफिस से एग्जिट हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पे, कंट्रोल क्यू। यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि यह आपके बैंक से है तो यह हो सकता है। यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है और ऐसा लगता है कि आपके बैंक से आया है तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। क्या हो सकता है? तो हो सकता है फिशिंग अटेम्प्ट, ऑप्शन हमारा बी है ना, फिशिंग अटेम्प्ट हो सकता है। हो सकता है कोई फ्रॉड आपके साथ में हो रहा है तो इसे कहते हैं फिशिंग, है ना, फिशिंग अटेम्प्ट। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्लेस होल्डर कहलाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करता है उसे प्लेस होल्डर कहते हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। जहां पर आप टेक्स्ट को लिखते हैं, जो टेक्स्ट को होल्ड करता है उसे प्लेस होल्डर का नाम दिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसा यहां पर आप देख पा रहे होंगे, क्लिक टू ऐड टाइटल है और यहां पर ये छोटा सा बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके ये लाइनें बनी हुई हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है? ये एक प्लेस होल्डर है। इसी प्रकार से यहाँ देखो, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट का और एक ऐसे बॉर्डर बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर का नाम दिया जाएगा। ओके, तो ये होते हैं प्लेस होल्डर। बिल्कुल सही, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बाउंस मेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल सेंडर को वापस भेज देता है। बाउंस जो मेल होता है वो जिसने मेल प्रेषित किया, जिसने मेल भेजा, उसी को वापस आ जाता है। क्या ये बात सही है? बाउंस मेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले के पास ही वापस आ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। जब हम एक सही एड्रेस नहीं डालते हैं, जब हम किसी को मेल करते हैं और हमने एक ऐसा एड्रेस वहां पर डाल दिया है जो किसी का है ही नहीं, जो एक मेल एड्रेस है ही नहीं, तो एक बाउंस मेल आपको प्राप्त होता है ना, एक बाउंस मेल आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बाउंस मेल मिलेगा किसको? जिसने मेल भेजा होगा। राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता है। फॉन्ट साइज को आप नहीं बदल सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, यस या नो? तो आप बोलोगे सर बदल सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि फॉन्ट साइज तो आप बदल सकते हैं। जो भी आप फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अगर यहाँ पर मिनिमम की बात करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर 6 होता है और मैक्सिमम की बात करें तो 96 होता है। ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है। बाकी मैनुअली अगर वहां पे आप फिल करना चाहें, मैनुअली आप भरना चाहें तो कम से कम 2 कर सकते हैं और अधिकतम 999.9 आप कर सकते हैं। ये मैक्सिमम की बात है। डाटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? डाटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ऐसी डाटा या ऐसे सूचनाओं को क्या कहा जाता है? क्या वो सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, पेरिफेरल होते हैं या सीपीयू होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। वही तो सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसा डेटा या ऐसी सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयुक्त होती हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेब ब्राउजर किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? वेब ब्राउजर किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? HTTP या PPP या FTP या SMTP? तो जो वेब ब्राउजर होते हैं ये किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। अगला सवाल है, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इंटरनेट की क्या सुविधा नहीं है? टेम्पलेट, डेटाबेस, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, टेलनेट। तो इंटरनेट की सुविधा कौन सी नहीं है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब बताना है सभी बच्चों को। 26 क्वेश्चन आपके सामने है और राइट आंसर यहाँ पर होगा टेम्पलेट। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर पहला। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। भाई इंटरनेट पर अगर हमें किसी वेबसाइट का सही एड्रेस नहीं पता है, किसी वेबसाइट का हमें अगर एड्रेस नहीं मालूम है तो हम उसे खोजना चाहते हैं। कैसे खोजेंगे, कैसे उसको आप ढूंढेंगे? तो आप सर्च इंजन का सहारा लेंगे। आप किसी ना किसी सर्च इंजन पर कुछ कीवर्ड उससे मिलते जुलते टाइप कर दोगे तो आप चले जाओगे। जैसे आपको CCC वाईफाई स्टडी की वेबसाइट नहीं पता है, आपको अभी मॉक टेस्ट देने हैं वेबसाइट पे जाके, लेकिन आपको वेबसाइट का एड्रेस ही नहीं पता है, तो आप गूगल पर जाओगे और केवल CCC वाईफाई स्टडी मॉक टेस्ट लिख दोगे। तो जैसे ही CCC वाईफाई स्टडी मॉक टेस्ट आपने डाल दिया तो CCC वेबसाइट जो होगी वो आपके सामने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये गूगल का जो सर्च इंजन है ये आपको खोज करके देगा, है ना। इसका काम ही है कि
जो भी कीवर्ड आप टाइप करेंगे उससे संबंधित जो वेबसाइट होंगी उनको खोज करके आपके सामने रख देगा, और उनमें से फिर आप चयन कर सकते हो कि भाई हमें कौन सी वेबसाइट पर अब जाना है। तो वेबसाइट को ढूंढने का काम कौन करता है? सर्च इंजन करता है, ठीक है। और अगर आपको सही एड्रेस पता है तो आप सीधे www.cccbyfasci.com टाइप करके जा सकते हैं, तो सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अब ये सर्च इंजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर आज की डेट में गूगल है, सबसे पॉपुलर गूगल है। बट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं आप, याहू पर भी कर सकते हैं, अमेजन पर भी कर सकते हैं, बहुत सारे सर्च इंजन हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलर आज की डेट में गूगल है। वेब को लिखा जा सकता है नोटपैड पर, वर्डपैड पर, दोनों या इसमें से कोई नहीं। वेब को कहाँ लिख सकते हैं? मान लिया कोई वेब पेज आपको बनाना है, और अगर कोई वेब पेज आप बनाना चाहते हैं तो इसकी कोडिंग आप कहाँ कर सकते हैं? इसके कोड आप कहाँ लिखेंगे? भाई वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML का यूज करना पड़ता है, तो HTML हम कहाँ पर ये वर्क करेंगे, ठीक है। कोड कहाँ लिखेंगे? तो आप नोटपैड या वर्डपैड पर लिख सकते हैं। नोटपैड पर लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पर लिख सकते हैं, वर्डपैड पे लिख सकते हैं, है ना। और कुछ और एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, फिर वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। नॉर्मली आप नोटपैड पर लिख सकते हैं, जो हर एक कंप्यूटर में होता है। सभी कंप्यूटर में आपको नोटपैड मिल जाएगा देखने को, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या वर्डपैड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप नोटपैड या वर्डपैड में HTML प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पर जब आप सेव कराते हैं तो इसकी एक्सटेंशन आपको लगानी होती है .html। जब आप सेव करते हैं तो आपने जिस नाम से भी सेव करना है वो नाम डाला है, डॉट लगाया, HTML लिखा और फिर सेव कर दिया। अब ये आपका वेब ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। अगला सवाल है HTTP का अर्थ है। HTTP का क्या मतलब होता है? HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। पैकेट के IP एड्रेस का पता चलता है किसके द्वारा? पैकेट के IP एड्रेस का पता चलता है स्विच, हब, राउटर या मॉडेम। कौन सा यहाँ पे सही जवाब है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पैकेट के IP एड्रेस का पता चलता है राउटर के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राउटर। डिजिटल कम्युनिकेशन के सहयोग, डिजिटल कम्युनिकेशन को सहयोग देने के लिए बड़ी संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष उच्च गति की लाइनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिजिटल कम्युनिकेशन को सहयोग देने के लिए बड़ी संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष उच्च गति की लाइनें क्या कहलाती हैं? सैटेलाइट, एक्सप्रेस कार्ड, केबल मॉडेम, T1 और T3 लाइनें। तो इन्हें T1 और T3 लाइनें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना प्रसारण प्रणाली का एक प्रकार है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है। किस दूरी के लिए बेहतर है आपको बताना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लगभग 30 फीट, ठीक है, याद रखना है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? फाउंडर कौन है ईमेल के? तो यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन ईमेल की खोज करता है, ईमेल के फाउंडर है। रे टॉमलिंसन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। कौन सा साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है? सॉफ्टवेयर, डेटा, गोल्ड या नन ऑफ दीज। तो साइबर सुरक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बाकी आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है, यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आते रहेंगे, और इसी के साथ साथ में आप सभी को रेगुलर अपने मॉक टेस्ट यहाँ से करते रहना है। www.cccbyfasci.com पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे CCC मई एग्जाम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी 349 रुपये में मई एग्जाम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को गूगल प्ले स्टोर से CCC मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जहां पर आपको 7 PM पर क्लास मिलती हैं, तो आप 7 PM पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9452299436 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।